हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमित विश्वकर्मा। एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी पे, जो कि हमने पहले बात की थी इकोनॉमी के जीडीपी पे। जीडीपी के कई पार्ट्स पे हमने बात किया, जीडीपी 1, जीडीपी 2, जीडीपी 3 एंड जीडीपी 4। लास्ट क्लास में जो हम इकोनॉमी पे बात किए थे वो बात किए थे जीडीपी के जीवीए पे। जीवीए की गणना कैसे होती है, जीवीए क्या है और जीबीए की गणना क्या है, जीडीपी और जीबीए में क्या डिफरेंस है। तो आज हम बात करेंगे जीडीपी और जीबीए क्या होता है और जीडीपी और जीबीए में क्या डिफरेंसेस हैं, और बात करेंगे कि जीएनपी क्या है, जीएनपी और जीडीपी क्या है। फिर बात करेंगे एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। तो जहां तक मैं सोचता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी के जब लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे जीवीए क्या होता है, जीवीए में जीडीपी के पार्ट में जब हम जीवीए की बात कर रहे थे वहां पे बात किए थे कि जीवीए क्या होता है, जीवीए की गणना क्या होती है। तो लास्ट में जब हम सेगमेंट में बात कर रहे थे उस दिन, तो वहां पे हम पहुंचे थे कारक लागत या कारक साधन पे। तो कारक लागत वह होता है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे अपना उद्यम पे खर्च करती है, वही हमारा क्या होता है, कारक लागत। कारक लागत हमेशा किसके बराबर होता है, कुल कारक आय के। तो उस दिन हमने बात किया था कि कारक लागत में या कारक साधन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो कारक कारक साधन या कारक लागत में चार चीजों की जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि कारक साधन या कारक लागत होता क्या है। तो कारक साधन या कारक लागत, जैसे कारक लागत की बात करें तो साधन में लागत भी होता है, इनकम भी होता है। यानी अगर हम जो कहीं किसी प्रोडक्ट कंपनी में, मान लो मैं कहीं अपना खर्च करता हूं, उद्यम लगाता हूं, कुछ चीजें पैसा खर्च करता हूं वहां पे, तो मेरा सीधा सीधा उद्देश्य क्या है, इनकम करना, यानी पैसा कमाना। अगर मैं कोई उद्यम करता हूं यानी कोई कंपनी लगाता हूं या कोई छोटा सा रेडी लगा लेता हूं, जैसे वो गोमती चाय वाले, मतलब चाय का, पान का, या कोई भी उद्यम में करता हूं, बिजनेस करता हूं, तो वहां पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा सीधा सीधा इंटेंशन होता है पैसा कमाना। तो अगर हम कहीं पे लागत लगाते हैं, यानी लागत लगाते हैं, कॉस्ट लगाते हैं, तो उससे हमारा क्या, हम ये सोच के लगाते हैं कि इससे हमारा क्या होगा, इनकम आएगा। तो कारक लागत में दो मेन फैक्टर होते हैं, लागत और इनकम। लागत में चार चीजें होती हैं क्या, एक तो उद्यम, जो उद्यम होता है, जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, बिजनेसमैन होता है, और एक होता है प्राप्त करता, रिसीवर, एक होता है रिसीवर। और उत्पादन के कारक भी होते हैं। कारक लागत में चार तरीके कारक लागत होते हैं क्या, पहले तो अगर हमें कोई उद्यम करना है तो सबसे पहले पूंजी आएगी। पूंजी तो आ गया, लेकिन उससे पहले हमको चाहिए भूमि। भूमि पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पूंजी, फिर जरूरत होती है भूमि की। भूमि मिल गया तो श्रमिक चाहिए। पहले क्या चाहिए, पूंजी, फिर क्या चाहिए, भूमि, फिर क्या चाहिए, श्रमिक, फिर जो होगा उससे ये हम लागत लगा लेंगे तब हमें होगा आय। भूमि लेंगे तो किराए पे ले लिए, किराए पे लेंगे तो ये उद्यम, जो उद्यम होगा, बिजनेसमैन होगा, यहाँ पे क्या करेगा, खर्च करेगा, और जो खर्च करेगा उससे किराया जाएगा। किराया किसको मिलेगा, भू स्वामी को। तो ये भू स्वामी का क्या हो गया, इनकम, और ये बिजनेसमैन का क्या हो गया, खर्च। बिजनेसमैन का खर्च हुआ और ये किसका हो जाएगा, भूस्वामी का इनकम। श्रमिक, श्रमिक को उद्यमी क्या देगा, वेतन। अगर वेतन देगा तो ये क्या होगा, उद्यमी का खर्च होगा। लेकिन वेतन मिलेगा किसको, श्रमिक को, तो श्रमिक का क्या होगा, इनकम। पूंजी, अब पूंजी, उद्यमी सारा पूंजी, अगर कोई बिजनेस करता है तो छोटे मोटे बिजनेस में अपना थोड़ा बहुत इनकम डाल सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा फैक्ट्री लगाना हो तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो क्या कर ले, डायरेक्टली पूरा उतना पैसा लगा दे। अगर लगा भी दे तो समझ सकते हो टैक्सेस की बातें आ जाएंगे, टैक्स कितना पे करते हैं, कहां से इनके पास इतना पैसा आता है। तो इंसान क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन लोगे तो ये ब्याज पे आएगा, तो
तो ब्याज पे आएगा, तो ये आपका तो खर्च होगा, लेकिन बैंक को हम फिर क्या चुकाएंगे, ब्याज चुकाएंगे। तो बैंक का इसमें क्या होगा, बैंक के लिए क्या होगा, इनकम होगा। फिर जब यहाँ पे लाभ मिलेगा, जब यहाँ पे लाभ मिलेगा तो ये उद्यम का लाभ होगा। ठीक है, उद्यम का लाभ यानी कंपनी का लाभ होगा। जब कंपनी का लाभ होगा तो ये इनकम किसका होगा, उद्यमी का। ठीक है, जैसे मान लो मुझे एक सिंपल से समझो, मुझे एक मार्कर की कंपनी खोलनी है। ठीक, तो अब मेरे पास मान लो इनकम है थोड़ा बहुत, ठीक, पैसा है, पूंजी है। अब मुझे एक क्या चाहिए, भूमि चाहिए जहां मैं फैक्ट्री लगा सकूं, भूमि चाहिए। उसके बाद मैं भूमि पे क्या, भूमि की सारी चीजें होती हैं, मैं भूमि लूंगा, फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूंगा। क्या तैयार करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना तैयार करूंगा, संरचना तैयार करूंगा, फिर मशीनें रखूंगा। मशीनें मैं खुद तो चलाऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, श्रमिक ढूंढूंगा कि भाई एक श्रमिक मिल जाए जो कुशल कार्य कर सकता हो या स्किल्ड हो। तो अब एक श्रमिक खोजेंगे, श्रमिक मिल गए, श्रमिक मिल गए तो भाई अब पैसा भी लगाना होगा। पैसा कहाँ से लगाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो अब जो भूमि लिया किराए पे उसका भी रेंट पे करूंगा, तो किसको मकान मालिक को पे करूंगा। मकान मालिक का क्या हुआ, वो फायदा, इनकम हुआ। श्रमिक को वेतन दूंगा, वो भी क्या हुआ, उसका इनकम हुआ। पूंजी मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक को क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। वो ब्याज जो दूंगा वो भी बैंक का क्या होगा, इनकम होगा। बैंक का क्या होगा, इनकम होगा। और दूसरा बैंक का इनकम होगा जब सब चीजें हटा देंगे, श्रमिक को हटा देंगे, भूमि को हटा देंगे और पूंजी हटा देंगे, मतलब ब्याज, वेतन और रेंट हटा देंगे। तो अब बचेगा क्या, कंपनी का लाभ। और जो कंपनी को लाभ होगा फिर वही मेरा लाभ होगा। ठीक है, तो ये कारक लागत और साधन था। तो हमेशा कुल कारक लागत इक्वल टू कुल आय के बराबर होता है। अब बात करेंगे जीडीपी और जीवीए। तो हमने बात किया था जीवीए क्या होता है, सकल मूल्यवर्धन होता है। तो जीडीपी की गणना भी जीवीए के अनुसार किया जाता है, कब से, 2015 से। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो आप अगर क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जीवीए की तुलना में जीडीपी हमेशा अधिक होता है। जीडीपी हमेशा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है, गुड सर्विस टैक्स शामिल होता है, लेकिन जीवीए में टैक्स शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको चीजें याद करनी पड़ेगी क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे क्या होता है प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा जीडीपी की तुलना में जीवीए अधिक शुद्ध होता है क्योंकि जीवीए में मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है, जिससे दोहरी गणना नहीं होती है। अब मूल्यवर्धन क्या होता है, किसी वस्तु का दो बार गणना ना हो, यानी दो बार प्राइस जुड़ ना जाए। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक है, ठीक, इसको मैंने 10 रुपए में परचेज किया, तो अब ये आगे जब कंपनी में प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो मान लो इसका कीमत 20 रुपया हो गया। ठीक, थोड़ा सा मैंने मैन्युफैक्चर किया, 20 रुपया हुआ। फिर जब ये एकदम प्रॉपर, अब ये कैप अलग बनता है, इतना ध्यान रखना, मार्कर का जो ये वाला पोर्शन होता है पूरा वो अलग बनता है, कैप अलग बनता है। अब दोनों मिला के ये 30 रुपए का हो गया टोटल, और इसको मैं मार्केट में बेचा 30 रुपए में। ठीक, अब प्लास्टिक के बीच का मूल्यवर्धन कुछ नहीं, लेकिन प्लास्टिक से ये मार्कर का पूरा स्ट्रक्चर बना, उसमें कितना रुपया ऐड हुआ, 10 रुपए एक्स्ट्रा। और जब सब बन गया तो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा। तो 20 रुपए प्लस 10 रुपए कितना हो गए, 30 रुपए। लेकिन अगर हम फिर से प्लास्टिक भी ऐड करें, स्याही भी ऐड करें, तो अब चीजें दो बार गणना होने लगेगी, दोहरी गणना होने लगेगी। दोहरी गणना से बचने के लिए हम मूल्यवर्धन का यूज करते हैं, जो कि जीवीए में होता है, जीडीपी में नहीं होता है। जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है, जिसकी वजह से दोहरी गणना होने की चांसेस होते हैं, संभावना होती है। मूल्यवर्धन को अच्छे से समझना है तो पिछले वाले वीडियो देख लें आप। ठीक,
अब आरबीआई द्वारा 2015 में जीडीपी के स्थान पर गणना में जीवीए को शुरू किया गया था। ठीक है, बात किए थे जीडीपी के स्थान पे जीवीए से गणना किया जा रहा था, लेकिन 2018 में अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन करने के लिए आरबीआई द्वारा जीवीए के स्थान पर पुनः जीडीपी को शुरू किया गया। जीवीए जो होता है जीवीए जो होता है सिर्फ वो क्या बताता है, जीवीए हमेशा, अगर मैंने एक एग्जांपल देखा, जीवीए हमेशा क्या करता है, अपने ही तक सीमित रहता है, जिसकी वजह से इसमें जीएसटी नहीं शामिल होता। जीएसटी नहीं शामिल होता है, इसकी वजह से इसकी गणना और तुलना बाहरी प्रोडक्ट से हम नहीं कर सकते हैं। जीएसटी में हम प्रोडक्ट की तुलना करके गणना कर लेते हैं। अब इसमें इसी वजह से इसको हटाया गया। हटाने का मेन रीजन यही था कि गणना करने में ये गणना सही नहीं हो रही थी। अब बात करेंगे किसकी, आरबीआई द्वारा जीवीए को हटाया गया और जीडीपी को पुनः शुरू किया गया। अब जीवीए क्यों हटाया गया वो पिछली क्लास में मैंने बात की थी, तो उसको देखते रहिएगा। बार बार अगर एक ही चीज को दोहराएंगे, हम लोग रिपीट करेंगे, तो हम फंस जाएंगे इसी चीज में और आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब बात करेंगे जीवीए और जीडीपी में अंतर क्या होता है। जीवीए की तुलना में जीडीपी में जीएसटी शामिल होता है, ये हो गया। जीवीए उत्पादन और आपूर्ति आधारित होता है। अब ये अंतर समझिएगा, यहां से रिलेटेड है। जीवीए उत्पादन और आपूर्ति आधारित होता है, जितना आप उत्पादित करेंगे उतना ही आपूर्ति करेंगे, जबकि जीडीपी मांग आधारित होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे जीएसटी आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जो जीबीए होता है वो आधार मूल्य पर गणना करते हैं, जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य पे की जाती है। ठीक है, अंतिम मूल्य पे। और अंतिम मूल्य की बात करें, जैसे चीनी लाए, कुछ खोआ वगैरह लाए और बेसन लाए और क्या घर पे लड्डू बना लिया और खा लिया, लड्डू बना लिया और खा लिया, छोटा भीम बन गया हम, लड्डू बनाया और खा लिया। तो इस पे क्या हुआ, जीएसटी नहीं शामिल हुआ, तो ये कहां शामिल नहीं होगा, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। शामिल कहां होगा, जीवीए में। लेकिन अगर हम वहीं पे लड्डू बनाएं, मार्केट में बेचें, तो उस पे हमारा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो वो कहां पे काउंट होगा, जीडीपी में शामिल होगा। जीडीपी में शामिल होगा तो उसमें लग गया जीएसटी। जैसे ही जीएसटी लगेगा वैसे ही ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काउंटिंग तुलना होने लगेगी। और जीएसटी नहीं लगा है, तुलना ही नहीं होगा, क्योंकि वो घर का ही है, घर सकल घरेलू उत्पाद, सकल मूल्यवर्धन। तो घरेलू उत्पाद में जब जीएसटी लगता है तब उसकी तुलना बाहर से करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये मांग आधारित हो गया और जीडीपी मांग आधारित होगा। जितना मांग बढ़ता है आपूर्ति कम होने लगती है, जब आपूर्ति कम होती है मांग बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तो किसका फायदा होता है, उत्पादक वर्ग का। और उपभोक्ता वर्ग पे फायदा, उपभोक्ता वर्ग को फायदा नहीं होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका डिमांड खूब बढ़े, ये 35 रुपए का था, तो ये अब इसका डिमांड बढ़ रहा है, खूब मार्कर खरीदा जा रहा है, खूब मार्कर खरीदा जा रहा है। मैं आपूर्ति कम कर दूं, मैं कम प्रोडक्ट, आपूर्ति कम कैसे हो गया, क्योंकि अब इसकी मांग बढ़ी तो उतना उत्पादन नहीं हो रहा है कंपनी में, तो अब इसका डिमांड बढ़ गया, मांग बढ़ गया, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्पादन वर्ग को, जैसे एक मार्कर अब 35 का था 50 का होने लगा, तो 15 रुपए का एक फायदा होने लगा, 15 रुपए का फायदा होने लगा किसको, उत्पादक वर्ग को। तो उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन उपभोक्ता वर्ग को फायदा नहीं हो रहा है। जो 35 रुपए का मिल रहा था वो कितने का मिलेगा, 50 का। तो ये चीजें होती हैं मांग और डिमांड और सप्लाई में। तो बात तो वहां पे उनको फायदा होगा, लेकिन उपभोक्ता वर्ग को नहीं होगा। इसलिए जीडीपी हमेशा किस पे आधारित होता है, मांग आधारित, और अंतिम मूल्य पे इसका क्या करते हैं, गणना करते हैं। और दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन। अभी मैंने बताया जीवीए की तुलना में जीडीपी अधिक महत्वपूर्ण होता है, जीडीपी की तुलना में जीवीए की तुलना में जीडीपी अधिक महत्वपूर्ण होता है तुलना करने में।
तो ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं जीएनपी का। जीएनपी का बात करेंगे तो आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय। अब सर अब डेफिनेशन सुनते ही कहेंगे सर ये तो जीडीपी की तरह है, लेकिन भाई बात सुनो, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, ठीक, आप कहेंगे सर वहां भी था, हाँ वहां भी था। देखो पहले, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। मतलब नागरिकों द्वारा, अब जीडीपी में क्या था, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन जीएनपी क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। तो अब सर देश के नागरिकों द्वारा, इसीलिए जीएनपी जीडीपी से बड़ा होता है। वाई कहोगे, वाई सर वाई? वाई का मतलब ये है कि जीडीपी एक घरेलू सीमा के अंतर्गत है, जिसमें भौगोलिक सीमा भी आता है, मतलब 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा प्लस घरेलू सीमा जहां हम रहते हैं। लेकिन जीएनपी में नागरिक आधारित है। नागरिक हमारा लंदन में भी रहता है, नागरिक हमारा अमेरिका में भी रहता है, नागरिक हमारा मॉस्को में भी रहता है, नागरिक हमारा जर्मनी में भी रहता है, नागरिक हमारा यूएई में भी रहता है। अगर नागरिक ही नहीं, नागरिक द्वारा जब वहां से जो भी पैसा कमाते हैं वो भारत में भेजते हैं, उन सबको ऐड करके जो एक वित्तीय वर्ष में क्या होगा, वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होगा, वही क्या होगा, अंतिम मूल्य या मौद्रिक मूल्य होगा, वही क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। मौद्रिक मूल्य अभी आगे हम बताएंगे, ये चीज को अभी मत समझने की कोशिश करिएगा मौद्रिक मूल्य है क्या। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अभी इसके बाद जीडीपी और जीएनपी खत्म होगा तो हम मुद्रास्फीति या मूल्यह्रास के साथ साथ इसको स्टार्ट करेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा इस बात का कि मौद्रिक मूल्य बताए नहीं सर, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीएनपी, क्या, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है अभी मैंने समझाया, लेकिन देख ही लो। जीएनपी और जीडीपी भौगोलिक अवधारणा है। किसका? जीडीपी क्या है? भौगोलिक अवधारणा है। भौगोलिक अवधारणा में क्या आ जाएगा, घरेलू सीमा प्लस समुद्री सीमा। समुद्री सीमा जो कि होता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1.82 किलोमीटर। तो आप काउंट कर लीजिएगा 12 नॉटिकल मील कितना होता है। जीएनपी और जीडीपी, अब देखो, जो कि केवल देश के जीडीपी भौगोलिक अवधारणा होता है जो केवल घरेलू या भौगोलिक सीमा से ही संबंधित होता है, ठीक है। अभी बात किया हमने जीएनपी, जबकि जीएनपी राष्ट्रीयता पर आधारित होता है, इसलिए इसमें भौगोलिक सीमा को शामिल नहीं किया जाता। भौगोलिक सीमा को शामिल नहीं किया जाता है। अभी बात की है, भौगोलिक सीमा को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत से भारतीय व्यक्ति या कंपनी जो विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं उनको भी जीएनपी में शामिल किया जाता है। नागरिक के साथ साथ कंपनियां भी हैं जो बाहर काम कर रही हैं, उनको भी जीएनपी में हम शामिल करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, जीएनपी जीडीपी से बड़ा होता है, ठीक है। अब जीडीपी, जीएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए। फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन निकलते हैं। बताता हूं एक क्वेश्चन आपको। एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से जो पैसा, शुद्ध पैसा कमाया जाता है उसके बारे में है। तो एक एनएफआई इक्वल टू एक्स माइनस एम, ठीक है। तो एनएफआई मतलब एक्स माइनस एम। एक्स फैक्ट्री है, मैन नागरिक है। तो बात करते हैं वहां पे,
IIA जब लिखा हो तो इंडियन इन इंडिया, IF फॉरेन इन इंडिया, फॉरनर इन इंडिया, IA इंडियन इन अब्रॉड। ठीक है, तो GNP इक्वल टू GDP, NFIA GDP प्लस X माइनस M जो कि फैक्ट्री और मैन है, XII GDP कहां से होता है, सिर्फ इंडियन से, प्लस फॉरनर से। GDP में बात हुआ था कि अगर फॉरनर और इंडियन दोनों भारत में काम कर रहे हैं तो वो किस GDP कहां काउंट होगा, अगर विदेशी व्यक्ति भी भारत में काम कर रहा है तो विदेशी कंपनी हो या विदेशी व्यक्ति हो अगर भारत में काम कर रहे हैं तो उनका जो है विदेशी व्यक्ति का भी आय किसमें काउंट होता था, भारत में, क्योंकि वो काम कहां कर रहे हैं, भारत में। लेकिन अगर GNP होगा तो ये भारत में जो व्यक्ति काम कर रहा है विदेश का, वहां भी दूसरे देश में भी, जैसे अमेरिका का व्यक्ति भारत में काम कर रहा है तो इसका आय वहां पे काउंट होगा GNP के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना चीजों को। तो अब IIF का कट जाएगा, फॉरनर फॉरनर, बचेगा क्या, GNP इंडियन इन इंडिया, इंडियन इन अब्रॉड। तो इससे हमारा निकलता है GNP। जैसे हमेशा भारत के संदर्भ में अधिकांश GNP GDP से कम होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ज्यादा होता है अब्रॉड वालों का, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो GNP ऑलवेज कम होता है किससे, GDP से। ऑलवेज नहीं, अधिकतर, अधिकांश, इसीलिए अधिकांश कम होता है। GNP GDP से अधिकांश कम होता है, लेकिन नॉर्मली लैंग्वेज में कहा जाता है GNP हमेशा GDP से बड़ा होता है। हमेशा नहीं, बहुत से जगह पे होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अधिकांशतः क्या होता है, GNP GDP से कम होता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय नागरिक बहुत लोग तो काम कर रहे हैं बाहर, लेकिन इतने भी नहीं काम कर रहे हैं कि पूरा GDP को लॉस कर दें। ठीक है, मतलब कम कर दें। हाँ, ये है कि जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं व्यक्ति, उनके इनकम से हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं कटते हैं तो हमारा इकोनॉमी अच्छा दिखता है। ठीक है, बात करते हैं किस पे, NNP पे। NNP क्या है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है, जबकि GNP में मशीनों की टूट फूट जोड़ी नहीं जाती है, लेकिन NNP में मशीनों की टूट फूट को घटा दिया जाता है, गिरावट को घटा दिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने 100 मार्कर का उत्पादन किया, ठीक, इसमें से जैसे लिखा है क्वेश्चन NNP को, ये देखो मैंने माना कुल कितने पेन बनाए, 100, और उसमें से टूट फूट कितना हो गया, 10, जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास। अब मूल्य ह्रास हो गया, 10 तो हमारा टूट फूट गया, तो हमें नुकसान होगा। नुकसान होगा तो उसको क्या करते हैं, किस में जोड़ देते हैं, NNP में दिखाते हैं कि भाई इतना नुकसान हुआ है, इसलिए हमारा, जब अब 100 बनाए तो GDP में हमको कितना दिखाएगा, क्योंकि हमने 100 का टैक्स भरा होगा तो दिखाएगा कितना, 100। लेकिन NNP में क्या होता है, GVA में हमने देखो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, हम 100 बनाए, ठीक, उसमें टूट फूट हो गया, लेकिन GVA में हम दिखाएंगे भाई सकल, सकल जो हुआ है मेरा, सकल यानी टोटल, सकल यानी टोटल, मेरा सकल नहीं, सकल यानी टोटल, टोटल जो है कितना बनाया हमने, 100 बनाए, तो GVA में कितना दिखाएंगे, 100। अब उसमें से 10 टूट गए हैं, उसको नहीं दिखा रहे हैं कि टूटा फूटा है। लेकिन जब NNP की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो अब उसमें सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जब दिखाएंगे तो दिखाएंगे भाई मेरा 10 टूट गया था, तो उसमें से माइनस कर देंगे 10, बचा कितना, 90। 90 का जो मूल्य होगा, जितना प्राइस होगा, वो हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, शुद्ध होता है। तो अब यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है, जबकि GNP में मशीन की या टूट फूट या घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं, तो उसे NNP कहते हैं। तो NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि GNP में नहीं घटाते हैं, तो NNP में GNP में से जितना टूट फूट जाता होता है, डिप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है,
तो वो अब एनडीपी क्या होता है? नेशनल डोमेस्टिक या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। कैसे पता प्राप्त होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद में भी जीडीपी में क्या करते हैं, जितना हम बनाते हैं, जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को काउंट कर लेते हैं, लेकिन एनडीपी में जाते ही सेम करते हैं, जीडीपी में से जो टूट फूट हुआ रहता है उसको उतने प्राइस को माइनस कर देते हैं, तो वही जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी शुद्ध प्राइस पता चल जाता है। तो अब डिप्रिसिएशन क्या होगा? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास आया कई बार। मूल्यह्रास होता क्या है? वस्तु के उत्पादन में होने वाले टूट फूट और घिसावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। इससे वस्तु का मूल्य कम होता है। ठीक है, इससे वस्तु का मूल्य कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर 100 प्रोडक्ट बनाया उसमें से 10 टूट फूट गया तो बचा कितना? 90। ऑलरेडी ऐसे ही कम हो जाएगा मूल्य, तो हमें उससे शुद्ध मिलता है, उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं। जैसे माना कुल 100 पेन का उत्पादन किया, ग्रॉस सकल मिला कितना? 100, टूट फूट कितना हुआ? 10, तो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो नेट कितना था? ग्रॉस कितना था? 100 में से 10 घटाओगे कितना मिलेगा? 90। अब जो नेट मिला है, शुद्ध मिला है, वो कितना मिला है? 90। तो 90 का ही हमें प्राइस मिलेगा। तो हमको इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास नेट शुद्धता कितनी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारा जीडीपी का पोर्शन खत्म हुआ। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो और लेक्चर समझ में आए होंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने कंटिन्यू एक एक लेक्चर देखा होगा तो आपको हर चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और चीजें ना समझ में आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आई या ये चीज को हमको फिर से बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एक्चुअली मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो जितना आप लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं उससे ही हमें क्या मिलता है? उत्साह मिलती है कि हम आपके लिए कुछ नया लाते रहें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी होगा और अच्छे से लेक्चर को मैं कन्वर्ट करके आपको दूंगा और साथ में पीडीएफ भी मिलता रहेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।